इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लैनेट्स के मूवमेंट एंड महादशा के बारे में और हमारे लाइफ में इवेंट कब घटित होते हैं तो उसे हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, जब प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ओके, जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ भी घूमता है, अर्थ भी रोटेट करता है सन के अराउंड, ओके। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं कितना समय लगाते हैं एक राशि परिवर्तन करने में एंड पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाते हैं। तो दोस्तों, एक राशि 30 डिग्री का होता है एंड टोटल 12 राशियाँ होती हैं। तो 12 इंटू 30 अगर कीजिएगा तो 360, मतलब पूरा एक रोटेशन करने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ये समझते हैं। और कितने समय के बाद वो राशि परिवर्तन करते हैं वो समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, कुंडली में कोई भी इवेंट लिखा हुआ है, ओके, जैसे मैरिज का योग बन रहा है, प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, तो वो इवेंट कब होगा। अगर कोई भी इवेंट अगर बन रहा है तो वो इवेंट कब होगा, किस समय होगा, ये बताने के लिए हम लोग बेसिकली दो चीज़ें यूज करते हैं। वो है ट्रांजिट, मतलब जब आप जन्म लिए थे उस समय ग्रहों का पोजीशन जो था वो तो उससे कुंडली बन गई, क्योंकि वो तो स्नैपशॉट है, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो जो बन गया वो हमेशा सेम रहेगा। क्या बन चेंज हो सकता है दोस्तों? वो इवेंट कब हो सकती है, जो भी योग बने हुए हैं उसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं ट्रांजिट या गोचर। गोचर या ट्रांजिट क्या होता है? अब का करंट का पोजीशन। एक तो आपने जन्म लिया, उस समय का प्लेनेटरी जो पोजीशंस था उससे आपकी कुंडली बन गई। बट अब इस समय, क्योंकि ग्रह तो चलते ही रहेंगे, वो तो रुकने वाले हैं नहीं, ओके, उस समय का स्नैपशॉट एक आ गया जिस समय आप जन्म लिए थे। अगर इस मोमेंट पे जब आप वीडियोस देख रहे हैं उस मोमेंट पे प्लैनेट का पोजीशन कुछ दूसरा हो सकता है, ठीक है। और जो प्लैनेट मूव करते हैं वो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। तो जो आप जन्म लिए थे और जन्म के समय जो योग बने थे, जो कुंडली बना था और कुंडली में जो योग बने थे, उस योग का घटित होना गोचर और ट्रांजिट के हिसाब से पता चलेगा, ओके। तो प्लैनेट क्योंकि घूमते रहते हैं और वो जो है इवेंट देंगे। जैसे सपोज दैट आपकी कुंडली में प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, ओके, तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज है मतलब शादी होगी, बट कब होगी उसे देखने के लिए हम लोग कई बार बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति का पोजीशन कहाँ है, गुरु का कहाँ है, क्योंकि गुरु ब्लेसिंग है, गुरु एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन है, तो फैमिली का एक्सपेंशन, शादी होना, बच्चे होना, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन का कारक हो गया जुपिटर, तो जुपिटर कहाँ पे मौजूद है, अभी का पोजीशन क्या है और वो इवेंट कब होगा। तो एक तो ट्रांजिट से पता करेंगे, ट्रांजिट मतलब अभी का मोमेंट या आने वाले समय में वो प्लैनेट कहाँ पे रहेंगे, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। और दूसरा हो गया महादशा, विमसोत्री दशा, जिसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वो सब आती है। ये दो चीज़ें हम लोग देखकर वो इवेंट कैलकुलेट करते हैं कि वो जो जो इवेंट लिखा हुआ है कुंडली में वो कब घटित होगा। अच्छे भी इवेंट हो सकते हैं, बुरे भी इवेंट हो सकते हैं, जैसे जॉब कब लगेगा ये एक इवेंट होगा, ओके। मैरिज का इवेंट हो सकता है। अगर किसी पार्टिकुलर बीमारी लिखा हुआ है तो वो बीमारी कब हो सकती है। अगर एक्सीडेंट लिखा हुआ है तो एक्सीडेंट कब हो सकती है। तो अगर वो इवेंट अगर आपको पता है कि ये होने वाली है, तो आपको पहले पता है तो आप उसका प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, ओके। क्योंकि जो कुंडली बनी ना दोस्तों, किस समय आप जन्म लिए, ओके, किस समय आप जन्म लिए, ये समय आपके हाथ में नहीं था, ये तो फिक्स्ड कंपोनेंट है, ये तो पिछले जन्मों के आधार पे बना गया है। पिछले जन्म में जो कुछ जो भी कर्म किए थे उसका डिटेल, उसका राज दोस्तों कुंडली में छुपा हुआ है। बट ये हाफ राज है। दूसरा तो एक ये भी है कि आप किस फैमिली में पैदा होते हैं। केवल फैमिली में पैदा हो जाने से, ओके, आपकी दिशा एंड दशा चेंज हो सकती है। अगर आप अमीर के घर में पैदा होते हैं एट द सेम टाइम, सपोज दैट एक गरीब के घर में पैदा होता है एंड एक अमीर के घर में पैदा होता है, ठीक है, तो उनकी दिशा एंड दशा एक ही समय में पैदा होते हैं तो उनकी दिशा एंड दशा सब कुछ अलग होगी। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट अलग है,
उनका थॉट प्रोसेस अलग है, उनका परवरिश अलग ढंग से हुआ हुआ है। ओके, तो उनके परवरिश, वो किस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल कैसा है, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, उनके पेरेंट क्या संस्कार दे रहे हैं, तो सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तो हो गई कुंडली के हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दूसरा उनका इस जन्म में कर्म भी होंगे, संस्कार भी होंगे। वो डिपेंड करता है कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके माता पिता कौन से हैं, किन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनके दोस्त कैसा है, एंड खुद का। ओके, खुद का डिसीजन, ये खुद के डिसीजन एंड कर्मास, ये सब दोस्तों फ्यूचर निर्धारित करते हैं। मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे फ्यूचर निर्धारित होगा, सिंपल सी बात है। तो कई बार ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे इवेंट होते हैं जो होकर ही रहते हैं। कैसे? जैसे आपने एग्जाम दिया सपोज दैट, तो उसका रिजल्ट तो आकर ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना। आप जो लिख दिए वही रिजल्ट आएगा, अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो उसी तरह से कुछ इवेंट ऐसे होते हैं, पास्ट लाइफ में ऐसे कर्मा होते हैं जो कि अक्सर होते हैं। तो उसे जानने के लिए हम लोग एक तो कुंडली में वो देखते हैं कि इवेंट कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं और कब हो सकता है, उसको जानने के लिए अगेन गोचर और महादशा, विंशोत्तरी दशा, महादशा नहीं बोलेंगे क्योंकि दशा के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा सब आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या समझना है कि कोई भी इवेंट अगर घटित होना है तो वो इवेंट कब होगा, ये जानने के लिए दो चीज़ें हमको जाननी है। वो है अ, वो है ट्रांजिट, ग्रहों के पोजीशन, एंड महादशा। बट क्या होता है ना, जब आप कुंडली देखते हैं तो एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि वो जो इवेंट है वो कब घटित होने वाला है। ठीक है, तो वो कैसे आइडिया होगा, तो वो प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, एक तो प्रैक्टिस से आपको आइडिया हो जाता है। जैसे केतु की बात करें तो टोटल 18.61 ईयर्स का समय लगाता है एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। मतलब टोटल 12 राशियाँ होती है और 12 इंटू 30 कीजिएगा तो 360 डिग्री, मतलब एक पूरा 360 डिग्री जब रोटेट करते हैं तो उसमें रोटेशन में 18.61 ईयर्स का समय लगता है। एंड एक राशि में राशि परिवर्तन करने में एक राशि में करीब 1.55 ईयर्स केतु रहता है। ओके, तो 1.55 ईयर्स एक राशि में विद्यमान रहता है। और ये दोस्तों ना, केतु एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। क्यों स्लो मूविंग प्लैनेट है कि 18.61 ईयर्स का समय लगाता है एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में। इसका मतलब क्या है कि केतु अगर कोई इम्पैक्ट देगा तो वो इम्पैक्ट आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट होगा। जैसे अगर आपकी मैरिज होगी तो मैरिज तो लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मैरिज लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं अगर छोटा मोटा शॉर्ट अफेयर अगर होने वाला है तो शॉर्ट टर्म का है। तो अगर वीनस अगर दे रहा है, वीनस क्योंकि वीनस स्लो मूविंग प्लैनेट है, सॉरी वीनस फास्ट मूविंग प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि सन के पास में ही रहता है ना। सन के बाद जो है मरकरी होता है, बुध होता है, उसके बाद वीनस शुक्र होता है। ओके, तो दूसरा प्लैनेट है ये। तो सन के दूसरा, पहला तो बुध हो गया, दूसरा हो गया शुक्र। तो शुक्र नज़दीक ही है तो उसको जो करने में जो समय लगता है वो कम लगेगा ऑफ कोर्स। तो इसीलिए दोस्तों ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो वीनस जो भी इवेंट आपके लाइफ में देगा वो दोस्तों, क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो शॉर्ट टर्म का होगा, कुछ समय के लिए इम्पैक्ट होगा। जैसे शॉर्ट अफेयर जो कुछ समय तक चलेगा, प्रेम संबंध। इसीलिए दोस्तों वीनस प्रेम का कारक होता है, लव का कारक होता है। क्यों? क्योंकि वीनस एक दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है। जब आप आसमान में देखते हैं, वीनस को देखते हैं दोस्तों रात के अंधेरे में, तो सबसे चमकीला जो तारा होता है ना वो वीनस ही है। ओके, तो वीनस क्योंकि सबसे चमकीला है इसीलिए सौंदर्य, लग्जरी, भोग विलास का कारक माना गया है। और ये दोस्तों प्रेम का भी कारक है, लव लव एंड रोमांस का कारक है। तो ये जितने भी प्रेम है, अफेक्शन है, ये सब वीनस से आता है। बट ये शॉर्ट टर्म का है। क्यों? क्योंकि वीनस दोस्तों ये जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है। वहीं हम लोग बोलते हैं ना जुपिटर शादी कराता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर स्लो मूविंग प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि अराउंड 12 साल 11.86 ईयर्स का समय लगता है एक पूरा चक्कर लगाने में। तो दोस्तों ये जो जुपिटर है
वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इसके इम्पैक्ट जो होंगे ना वो लंबे समय के लिए होंगे, मतलब मैरिज। इसीलिए जुपिटर शादी करवाता है और वीनस अफेयर करवाता है, वीनस लव एंड रोमांस का कारक होता है। ये में भी शॉर्ट टर्म का हो सकता है। ओके, वीनस दोस्तों शॉर्ट टर्म का इवेंट हो सकता है, जैसे कोई पसंद आ गई, अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन का भी कारक वीनस होता है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कौन से प्लैनेट कितने समय में वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करते हैं। जो सबसे कम समय में कंप्लीट करता है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और उसके जो इवेंट होंगे हमारे जीवन में वो दोस्तों कुछ समय के लिए होंगे। बट जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उसका इम्पैक्ट जीवन में दोस्तों अगर पड़ेगा तो लंबे समय के लिए पड़ेगा। जैसे मान लीजिए शनि का एग्जाम्पल लेते हैं, तो शनि जो से 29.42 ईयर्स यानी अराउंड 30 ईयर्स का समय लगता है एक पूरा एक चक्कर लगाने में। इसीलिए दोस्तों शनि जो है पूरा एक चक्कर लगाने में अराउंड 29.42 ईयर्स का समय लगता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं शनि का साढ़े साथी। मतलब 7.5 सालों का मतलब क्या है कि मून क्या है, आपका मन है। मून क्योंकि आपका मन है, तो मून के पहले अगर सैटर्न अगर आता है, शनि आता है, मून जिस भी किसी हाउस में है या जिस किसी भी राशि में है उससे एक राशि पीछे, या ऑफ कोर्स एक हाउस पीछे और एक हाउस आगे, और एक या फिर एक राशि आगे, या फिर उसी राशि में। ओके, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सैटर्न है ना 2.45 ईयर्स एक राशि में रहता है। तो मान लीजिए ढाई ढाई ढाई, 3 टाइम कर लीजिए, तो ये बनेगा साढ़े साती। ठीक है, 7.5 साल। तो क्योंकि ये 7.5 साल तक, अराउंड 7 ईयर्स तक, ये जो साढ़े साती है अराउंड 7 ईयर्स तक आपके मन पर इम्पैक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि साढ़े साती मतलब शनि। शनि क्योंकि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है तो इसका जो इम्पैक्ट होगा लंबे समय तक होगा। ऐसा हो सकता है कि इस मोमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े, सक्सेस ना मिले। ऐसा हो सकता है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं, बहुत हम्बल बन गए, और वो जो इम्पैक्ट आएगा ना, जब साढ़े साती लोग जो झेल लेते हैं उसके बाद शनि अच्छा भी हो जाता है, वेल्थ भी, मतलब लास्ट वाला जो फेज होता है क्या पता उसमें वेल्थ दे दे। अब डिपेंड करता है कि साढ़े साती में आपने कितना मेहनत करा, कितना लगन, कितना ग्राउंडेड होकर, हम्बल होकर, कितना मेहनत करके आपने कितना झेला और और डटे रहे, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। तो शनि जो भी यहाँ पे कर रहा है वो दोस्तों लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक आपके जीवन में रहेगा। ठीक है, तो शनि ये है। तो इसी तरह से हम लोग जितने जो भी प्लैनेट्स हैं वो कितने समय में पूरा एक चक्कर लगाते हैं, इसके हिसाब से हम लोग ये जान पाते हैं कि उस प्लैनेट का इम्पैक्ट हमारे जीवन में कितना रहेगा। ठीक है, और जब हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं तो जब हम लोग लग्न देखते हैं तो लग्न चार्ट देखते हैं स्पेशली, तो हमें कोई इवेंट दिखता है तो इवेंट तो कब घटित होगा वो डिपेंड करता है गोचर पे, मीन्स ट्रांजिट पे, करेंट प्लैनेट का मूवमेंट कब है। तो हम लोग ना, अगर हमें ये पता है कि एक राशि में कोई भी प्लैनेट कितने दिनों तक रहता है या कितने समय तक रहता है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि ना आप माइंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कुछ सालों में, मतलब आने वाले 2-3 सालों में वो कहाँ तक जा सकता है, किस राशि में जा सकता है, किस हाउस में वो चला जाएगा, और उस हाउस में जाएगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जातक के ऊपर। तो ये जो है ना बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक राशि में कितने समय तक वो रहेगा। उससे क्या होगा ना कि आप पूछा जाएगा किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे, कि सपोज दैट आपसे पूछा जाएगा कि आप एक बात बताइए, 5 साल बाद, मतलब एक डेट पार्टिकुलर बोल दिया जाएगा, उस डेट में कौन से प्लैनेट किस पोजीशन पे होंगे, तो आप मोटा मोटा आइडिया आप लगा सकते हैं और क्विकली आप बता सकते हैं। ठीक है, आपको वो चीज़ें पता हो जाएगा, प्रैक्टिस से भी हो जाता है और बार बार चार्ट वगैरह देखने से भी हो जाता है। तो अभी के लिए बट ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं
तो केतु की बात करें तो 18.6 ईयर में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जिसमें 1.55 ईयर्स का समय लगता है एक राशि में। एक राशि में 1.55 ईयर्स लगाता है। ओके, केतु का इम्पैक्ट 1.55 ईयर्स रहता है, ये समझ गए। अगेन क्योंकि 18 अराउंड 18.61 ईयर्स का समय लगा रहा है, तो इतने समय में दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, लंबे समय तक देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वीनस की ओर आगे बढ़ते हैं। वीनस दोस्तों वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो कि 0.62 ईयर्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। और 18.73 ईयर्स, इसका मतलब क्या है, 18.73 डेज, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अराउंड 18 दिनों में, 18 से 19 दिनों में वीनस एक राशि में रहता है 18 से 19 दिनों तक। उसके बाद वो राशि परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, तो वीनस का क्या होगा, 0.62 ईयर्स, जिसमें एक राशि में 18.73 डेज तक रहता है। वहीं सन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सन की बात करें तो पृथ्वी सन के अराउंड घूमती है। सन को ना थोड़ा सा ट्रिकी है समझना। ठीक है, कैसे, मैं बताता हूँ। तो सन के अराउंड पृथ्वी घूमती है, ठीक है, आपको पता है। तो 1 ईयर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। तो अराउंड जो सन एक राशि में मौजूद होता है वो 30 डेज में होता है। बट अक्सर आप पाइएगा कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम में दोस्तों जो सन है ना, एक पार्टिकुलर हाउस में मौजूद होता है। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि हर 2 घंटे में क्या होता है कि आपका लग्न बदल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 2 घंटा मतलब टोटल 24 आवर्स होते हैं, और टोटल 12 घर होते हैं। ठीक है, 12 राशियां होती हैं। तो जो लग्न है दोस्तों हर 2 घंटे में बदल जाता है, क्योंकि 12 × 2 करेंगे 24 आएगा। तो प्रत्येक 2 घंटे में ये आपका लग्न बदल जा रहा है। बट आप एक नोटिस कीजिएगा कि एक पार्टिकुलर समय पर, ओके, सूर्य एक पार्टिकुलर हाउस में मौजूद रहता है। जैसे अगर 5:30 बजे की बात करें तो 5:30 बजे सूर्य फर्स्ट हाउस में रहता है, क्योंकि 5:30 बजे अक्सर उदय होता है। तो सूर्य जो है ना फर्स्ट हाउस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है ना कि टाइम में ना कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, ठीक है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलेगा, डेट नहीं बताया उन्होंने डेट आपको नहीं बताया है, बट टाइम बता दिया कि उसका जन्म जो है ना वो 5:30 बजे हुआ था या उसके आसपास हुआ था। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, इसका मतलब सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा। और सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो सूर्य का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा फर्स्ट हाउस में होने से, तो वो सब आप बता सकते हैं। तो जातक काफ़ी रिलेट करेगा। ओके, तो कई बार ना टाइम करेक्शन में भी ये मदद कर देता है। ओके, और अगर 7:30 बजे की बात करें तो 7:30 बजे जो सन होता है 12 हाउस में चला जाता है। फिर 9:30 बजे की बात करें तो वो दोस्तों 11th हाउस में चला जाता है। एंड 10 बजे की बात करें तो 10 बजे भी 11th हाउस में रहता है। 10:30 बजे की बात करें तो वो दोस्तों 10th हाउस में चला जाता है। तो जो 11:30 बजे वाला समय है, ठीक है, 11:30 बजे दोस्तों वो 10th हाउस में चला जाता है। और 10th हाउस में सन का होना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये अथॉरिटी का कारक होता है। तो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, आपका रिपुटेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का होता है। तो अगर प्रोफेशन में सन अगर आ जाता है तो इसका मतलब लीडरशिप क्वालिटी, फर्स्ट हाउस में भी लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है, बट 10th हाउस में दोस्तों आपको ना, क्योंकि रॉयल, सन को ना रॉयल का प्रतीक माना जाता है, तो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशन में बहुत मीन्स इसका मतलब ये है कि 10th हाउस में सन होने से जो जो प्रॉपर्टी होगा वो सब जातक के अंदर पाए जाएंगे। हालांकि और भी चीज़ें डिपेंड करती है, और किस राशि में विद्यमान है वो भी डिपेंड करती है। बट अक्सर अगर टाइम वाइज अगर बात करें तो 11:30 बजे के आसपास सूर्य 10th हाउस में होता है, और सबसे तेज होता है, सबसे उसकी चमक सबसे तेज होती है, तीव्र होती है, इसीलिए सबसे शुभ माना जाता है। वहीं 9th हाउस में भी सन अच्छा माना जाता है, क्योंकि धर्म का कारक होता है सन, आपका विटालिटी का कारक होता है। तो और सन को
आपका आत्मा माना गया है, तो 9th हाउस में भी सन बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है, तो 9th हाउस में सन कब जाता है? तो 1:30 बजे, 1:30 बजे सुबह का, दोपहर का 1:30 पर सूर्य अराउंड 1:30 पर 9th हाउस में होता है। और 3:30 बजे की बात करें तो 3:30 में सूर्य 8th हाउस में चला जाता है। वहीं अगर सूर्यास्त होने वाला होता है जैसे 5:30, देखिए सूर्योदय के समय फर्स्ट हाउस में रहता है 5:30 बजे, बट वहीं सूर्यास्त के करीब जब पहुंचता है 5:30 PM में, मतलब शाम के टाइम में 5:30 बजे 7th हाउस में चला जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों सन का रोटेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सन जो है कौन से हाउस में है और उसके कार्य तत्व क्या होंगे, और वो दोस्तों जातक को बता सकते हैं। तो एक तो आप ये समझ गए सन की बात करें तो सन टोटल 30 डेज के बाद वो राशि परिवर्तन करता है। 30.44 डेज का समय लगाता है एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन होने में। अच्छा, बट आपके मन में ना एक क्वेश्चन आएगा कि जब सन 30.44 डेज में राशि परिवर्तन कर रहा है तो क्यों एक पार्टिकुलर समय पे एक ही हाउस में विद्यमान होता है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 11:30 बजे की बात करें तो वो जो है 10th हाउस में होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों लग्न प्रत्येक 2 घंटे में बदलते रहता है, तो लग्न तो बदल जाएगा। ओके, लग्न प्रत्येक 2 घंटे में बदलते रहता है। और रही बात राशि की, तो राशि परिवर्तन दोस्तों 30.44 डेज तक एक राशि में रहता है, उसके बाद परिवर्तन करता है सन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मून की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मून, सूर्य हमारा आत्मा है, वैसे ही मून हमारा मन है। मून सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मून की बात करें तो पूरा एक चक्कर लगाने में, मतलब पृथ्वी के अराउंड एक चक्कर अगर लगाता है तो कितना समय लगता है? 27.32 डेज। 27.32 डेज का समय लगाता है, मतलब तो अराउंड 28 दिन का समय लगाता है। क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, तो चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा पड़ता है। सूर्य का तो ऑफकोर्स पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है, उसके अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही हमारे ऊपर। बट मून का भी पड़ेगा क्योंकि मून पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो मतलब 27.32 डेज का समय लगाता है एक चक्कर लगाने में। तो मून दोस्तों ये भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है। वीनस फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सन फास्ट मूविंग प्लैनेट है, एंड मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मतलब इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में जब आएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा। और एक राशि में मून एक राशि में अराउंड 2.28 डेज का समय लगाता है। ठीक है, तो 2.28 डेज में तक एक राशि में रहेगा, उसके बाद दोस्तों राशि परिवर्तन कर लेगा। वहीं मार्स की बात करें तो मार्स अगेन 1.88 ईयर्स का समय लगाता है पूरा 360 डिग्री रोटेट होने में, मतलब एक चक्कर पूरा करने में। और 1.88 ईयर्स में पूरे 12 राशियों का चक्कर लगा लेता है, मतलब एक राशि में वो 57.25 डेज तक रहता है। तो 57.25 डेज तक एक राशि में रहेगा। ये भी दोस्तों देखा जाए तो फास्ट मूविंग ही प्लैनेट है। राहु की बात कर लेते हैं, तो जैसे केतु और राहु दोस्तों मिरर करते हैं एक दूसरे को, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं हमेशा। अगर फर्स्ट हाउस में अगर राहु है तो 7th हाउस में केतु रहेगा। ओके, अगर 12 हाउस में राहु है तो 6th हाउस में केतु रहेगा। तो अपने से ना सातवां रहते हैं, अपने से अपोजिट रहते हैं, तो उनका समय क्योंकि एक दूसरे को मिरर करते हैं तो राहु केतु दोनों का समय भी सेम रहेगा। तो राहु की बात करें तो 18.61 ईयर्स का समय लगाता है पूरा एक चक्कर लगाने में, और 18.61 ईयर्स में 12 राशियों का चक्कर लगा लेता है। और 1.55 ईयर्स में दोस्तों पूरा
एक राशि में रहता है और 1.55 ईयर्स के बाद दोस्तों राशि परिवर्तन कर लेता है। अब राहु का इम्पैक्ट हमारे जीवन में लंबे समय तक होता है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। अगेन हम बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर 11.86 ईयर्स का समय लगाता है पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, जिसमें 11.86 ईयर में पूरे राशि को कवर कर लेता है। एक राशि में अराउंड 0.99 ईयर्स यानी कि एक साल तक रहता है। एक राशि में एक साल तक जुपिटर रहता है। हालांकि कई बार रेट्रोगेट हो सकता है। ओके, रेट्रोगेट क्या है? एक यू नो पृथ्वी से जब हम कंपेयर करते हैं तो रिलेटिवली देखते हैं, तो क्योंकि पृथ्वी भी तो सूर्य की चक्कर लगा रहा है। ओके, तो पृथ्वी भी घूम रहा है, तो पृथ्वी से किसी प्लैनेट को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो है प्लैनेट पीछे जा रहा है। मतलब वो किस राशि में है, मतलब पृथ्वी से जब उनकी राशि को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है। इसको बोलते हैं रेट्रोगेट मोशन। तो कई बार रेट्रोगेट भी होता है, तो वो जो है ना एक राशि में जो है रेट्रोगेट अवस्था में भी हो सकता है। ठीक है, तो जुपिटर जुपिटर अराउंड 11.86 ईयर्स का लगा देता है। और जुपिटर सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि जुपिटर लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट देता है, बट अक्सर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। जैसे शनि के ऊपर अगर जुपिटर ट्रांजिट अगर कर रहा है, इसका मतलब आपका जॉब लगा देगा। ओके, शनि के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और केतु के ऊपर अगर जुपिटर का ट्रांजिट होगा, मतलब वो सबसे बेस्ट समय था आप एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करने के लिए। एक बार जुपिटर इंटरेस्ट दे दिया एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंस या तंत्र मंत्र ऐसे चीज़ों में, तो आने वाले लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जो है उसको लंबे समय तक फॉलो करने वाले हो। वहीं सैटर्न की बात करें तो 29.42 ईयर्स का समय लगता है राशि परिवर्तन करने में, एक चक्कर लगाने में। राशि परिवर्तन करने में दोस्तों 2.45 ईयर्स का समय लगाता है। एक राशि में 2.45 ईयर्स तक रहता है। और जब पूरा 29.42 ईयर्स यानी 30 साल में अगर वो एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं शनि रिटर्न। मतलब जो आप कर्म किए हैं, आप सपोज बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, सपोज आप जो है ना 1 से 30 साल तक के समय में बहुत मेहनत किए, बहुत ज़्यादा परिश्रम किए, बट 30 साल के बाद जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो उसको बोलते हैं शनि रिटर्न। अक्सर शनि बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो कई बार क्या होता है, 1 से 30 साल अगर बहुत आराम वाला ज़िंदगी आप जिए, तो आने वाला अगला जो 30 साल है वो कष्टकारी हो सकता है। इसको बोलते हैं शनि। अक्सर ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट 1 to 30 ईयर्स में जो भी आप कष्ट झेले, ओके, शनि रिटर्न जब आते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जीवन काफ़ी आसान हो जाती है। फिर शनि सब कुछ देता है जब सेकेंड टाइम जब वो आता है। सेकेंड टाइम कब होगा? 30 सालों में, 29.42 ईयर्स में। ओके, अब मरकरी की बात कर लेते हैं। तो मरकरी 0.24 ईयर्स, ओके, 0.24 ईयर्स में वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है, मतलब अराउंड 88 डेज। ठीक है, डेज में अगर कन्वर्ट करें तो अराउंड 88 डेज में वो एक चक्कर लगा लेता है, और एक राशि में 7.33 डेज तक रहता है। ठीक है, तो वीनस अराउंड 225 दिन तक, ओके, 225 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करता है। मरकरी 88 डेज में, और पृथ्वी आपको पता है 365 डेज में। मंगल अराउंड 1.9 ईयर्स में, 1.88 ईयर्स यानी 1.9 मान लीजिए। जुपिटर 11.9 मान लीजिए, अराउंड 1 ईयर। सैटर्न 29.42। तो कुछ इस प्रकार से रोटेशन करता है। तो अच्छा, अब ये आप समझ गए कि एक राशि में कोई भी प्लैनेट कितने समय तक रहता है और कितने समय के बाद वो पूरा चक्कर लगा लेता है, और करेंट सिचुएशन पे कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है और आने वाले कुछ समय में वो कहाँ पे जाएगा, उसके हिसाब से टाइमिंग कैलकुलेट होती है, और वो जो इवेंट घटित होने वाला इवेंट बता सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि शनि के ऊपर अगर जुपिटर गुजरेगा, तो दोस्तों क्योंकि जुपिटर एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, ब्लेसिंग का कारक होता है, इसीलिए दोस्तों वो जॉब लगवा देगा।
वीनस के ऊपर से गुजरेगा तो शादी करवा देगा। स्त्री पुरुष की कुंडली है तो स्त्री कुंडली है तो मंगल के ऊपर से गुजरेगा तो अगर शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो शादी करवा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों, और उसका जो इम्पैक्ट होगा गुरु के ट्रांजिट का वो लंबे समय तक होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं विंशोत्तरी दशा। तो दोस्तों दशा, विंशोत्तरी दशा एक्चुअली क्या है कि इंसान का जो लाइफ होता है ना दोस्तों, वो 120 सालों तक होता है। ओके, 120 साल तक कोई भी इंसान जीवित रहता है। तो ये जो विंशोत्तरी दशा है 120 सालों के लिए डिवाइड किया गया है। 120 सालों में क्या क्या इवेंट होंगे, तो देखिए केतु की बात करें तो 7 ईयर्स तक इसकी महादशा रहती है। केतु का होने का मतलब क्या है कि केतु देखना पड़ता है कि किस हाउस में है। केतु की दशा होगी, उसके बाद वीनस की दशा जो कि 20 सालों तक रहती है। तो केतु की दशा, वीनस की दशा, फिर सन की दशा, ऐसे इस क्रम में चलता है। तो केतु की जो महादशा है वो 7 ईयर्स तक रहेगा। और केतु दोस्तों वैसे तो बहुत सेपरेटिव प्लैनेट है। तो क्योंकि ये सेपरेटिव प्लैनेट है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है, तो 7 ईयर्स, क्योंकि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, मटेरियल गेन, सुख सुविधा, लग्जरी, ओके, भोग विलास, ये सब चाहिए हमें लाइफ में। तो केतु हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि केतु के जो कार्य तत्व है ना वो डिफरेंट होते हैं, हमारी इच्छाओं के अगेंस्ट होते हैं। इसीलिए हमें जो है केतु पसंद नहीं आता। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, मोक्ष का कारक है। और हमें यहाँ पे तो जीवन जीने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, लग्जरी भोगने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं। यहाँ पे प्यार, रिलेशन निभाना है, प्यार करना है, लव, लग्जरी, ये सब का हम लोग करते हैं। तो केतु दोस्तों ना वो डिटैच करता है, हम लोग मोह माया में उलझना चाहते हैं। ठीक है, केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, वो डिटैच करेगा हर चीज़ से। और आपके जो भी कामनाएं हैं वो पूरे होने में प्रॉब्लम आएंगे, इसीलिए केतु अच्छा नहीं माना जाता है। और 7 ईयर्स इज़ वेरी टफ। केतु की दशा में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जब केतु की दशा जाने वाली होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप जो है लंबे समय तक वो याद करते हैं। ओके, केतु के बाद आता है वीनस। वीनस की दशा में अगेन ये शुभ ग्रह है, लव, लग्जरी, भोग विलास, सौंदर्य, ओके, लव एंड रोमांस, अफेक्शन, ये सब का कारक होता है, क्योंकि वीनस चमक है। तो वीनस तो दोस्तों बहुत शुभ ग्रह है। तो अब अगेन आपकी कुंडली में उसकी स्थिति क्या है वो भी देखनी पड़ेगी। तो वीनस की दशा 20 सालों तक रहती है। ओके, 20 सालों तक भोग विलास। और तो ऐसा माना जाता है कि वीनस अगर आपको यंग एज में अगर मिल जाता है तो वीनस जिस चीज़ का कारक होता है उसका कारक यंग एज में जो है आपकी आपकी पूरी होगी। जैसे लव एंड रोमांस का कारक है, तो लव एंड रोमांस अगर मान लीजिए कि 25 एज के बाद वीनस की दशा आ रही है, या मान लीजिए 22 साल के बाद आ रही है, तो लव एंड रोमांस का कारक है वीनस, तो वीनस तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, क्योंकि उस समय वीनस आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो जो दशाएं हैं किस समय पे आ रही है, वही अगर ये बुढ़ापा में आ जाए तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कौन सा दशा किस समय पर किस एज में पड़ रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दशा कैसे निकाली जाती है तो दोस्तों वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, बट अभी के लिए ये जानिए कि ये जो दशा है ना कितने समय का होता है। तो केतु का 7 ईयर्स, वीनस का 20 ईयर्स, एंड सन का 6 ईयर रहता है। अगेन मून का 10 ईयर्स तक रहता है। मून क्या होता है, मन का कारक है, तो मन का उतार चढ़ाव होना। ओके, और मून से रिलेटेड जितने भी कार्य तत्व हैं, मून जिसका सिग्निफिकेटर है उसको बूस्ट करता है। वैसे तो मून शुभ ग्रह माना जाता है, बट मून जो है ना वाटर एलिमेंट है। मतलब कई बार क्या होता है कि इसकी स्थिति देखी जाती है, वो जिसके साथ है उसका क्योंकि मन है ना, जिसके साथ आप उठिएगा बैठिएगा उनका स्वभाव
उनसे इन्फ्लुएंस हो जाइएगा। उसी तरह से मून आपका मन है, तो मून जिस भी प्लैनेट के साथ अगर बैठा हुआ है तो उसका इन्फ्लुएंस आपके जीवन पे जरूर पड़ेगा, आपके मन पे जरूर पड़ेगा, उसके सुख दुख मिलेंगे। जैसे मून अगर केतु के साथ है तो आपका मानसिक परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। वहीं अगर रिसर्च फील्ड में चले जाइए तो बहुत अच्छा है। आपका अगर कुछ वीकनेसेस थे तो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप पर डिपेंड करता है। मून के बाद आता है दोस्तों मार्स, जो कि 7 ईयर्स तक रहता है। ओके, मंगल के घटना में अगर सपोज दुर्घटना का योग है, सर्जरी का योग बना हुआ है, अगर मून और केतु साथ में है, सर्जरी का योग बना हुआ है, और केतु की मंगल की दशा चल रही है और केतु की अंतर दशा चल रही है और गोचर में भी कुछ उनका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो इवेंट ट्रिगर कर देता है सर्जरी होने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राहु, राहु का 18 साल। राहु मतलब भ्रम की अवस्था में रहेंगे आप, भ्रमित रहेंगे। राहु अटैच करता है चीज़ों से। राहु का उल्टा है केतु, केतु डिटैच करता है, वहीं राहु अटैच करता है, ऑब्सेस करता है चीज़ों से। तो अगर राहु ऑब्सेस कर रहा है, अटैच करता है, आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देगा। आपकी जो रिलेशंस होगी, कोई भी रिलेशन हो, ओके, उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन होगी और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो आप काफ़ी मानसिक परेशानी से गुजरेंगे। तो राहु के केस में क्या होता है, कभी रिलेशन बहुत अच्छा होगा और कभी बहुत बुरे स्थिति में ऐसा लगेगा कि कोई साथ नहीं दे रहा है। और सबसे ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर एस्ट्रोलॉजर के पास अगर कोई जाता है तो तो अक्सर देखिएगा आइदर वो राहु की दशा में है, वैसे तो कोई भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा संख्या में अगर आप नोटिस कीजिएगा तो वो राहु की दशा में आता है। क्योंकि राहु की दशा में ना बहुत बुरी तरह से यू नो उन जिससे एक्सपेक्ट करता है उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, बहुत दुख मिलता है। वो कैसे मिलेगा, किस तरीके से, बहुत रहस्यमय तरीके से दुखी होता है। उसका रूट कॉज ही नहीं पता है, हो क्यों रहा है, क्यों दुखी है। जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ओके, या आप किसी से अगर मान लीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर में, उनके फैमिली मेम्बर में किसी से बहुत ज़्यादा बनता था तो सही समय पे वो साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। राहु सडन गेन देगा। राहु अगर देगा, पैसे देने पर अगर आ गया तो बहुत पैसा देगा, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह है। जितने भी क्रूर ग्रह हैं, जैसे सूर्य हो गया, राहु केतु हो गया, शनि हो गया, ठीक है, मंगल हो गया, तो ये पैसे भी देने पर आएंगे ना तो बहुत देंगे, दुख देने पर आएंगे तो दुख भी बहुत देंगे। दोनों एक्सट्रीम में चलते हैं क्योंकि ये असुर कैटेगरी में आते हैं। अगर वहीं अगर सौम्य ग्रह की बात करें तो सौम्य ग्रह हो गया वीनस, जुपिटर, बुध, मरकरी, ओके, मून भी कभी कभी। तो ये जो शुभ ग्रह है ना, वो एक्सट्रीम में चीज़ें नहीं करते। अगर बुरा करेंगे भी, सपोज जुपिटर भी बुरा कर सकता है, जुपिटर भी, पर ऐसा माना जाता है कि जुपिटर ना सोने की लाठी से मार रहा है। इसका मतलब क्या है कि जुपिटर अगर कोई कोई चीज़ अगर दे रहा है ना, कष्ट दे रहा है, तो एक्सट्रीम में नहीं जाने देगा, एक्सट्रीम इवेंट नहीं होगा। जो क्रूर ग्रह है वो एक्सट्रीम इवेंट करवा सकते हैं। शनि, शनि तो काल का देवता है, नेचुरल मैलेफिक है, नेचुरल मारक है। तो क्योंकि ये काल का देवता है तो एक्सट्रीम में भी हो जाएगा, एक्सट्रीम दुर्घटना भी करवा सकता है, मतलब एक्सट्रीम में चीज़ें कर सकता है। बट जुपिटर एक्सट्रीम में नहीं करता है, एक्सट्रीम चीज़ों से बचाता है। बट स्ट्रगल तो जुपिटर में भी होती है। वहीं अगर धन देने पर आए तो शनि, जैसा मैंने बताया कि एक्सट्रीम पेन दे सकता है, क्रोनिक पेन दे सकता है, लंबे समय तक पेन दे सकता है। तो शनि अगर वेल्थ देने पर आए तो जनरेशनल वेल्थ दे देगा, इतना ज़्यादा वेल्थ दे देगा कि आपके कई जनरेशन के लिए भी वो ख़त्म नहीं होगा। तो शनि देगा भी तो बहुत ज़्यादा देगा। जुपिटर देगा तो जुपिटर वेल्थ देगा लेकिन शनि जितना नहीं दे पाएगा। तो ये भी होता है कि जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं वो दोस्तों दुख तो देते हैं, लेकिन अगर धन देने पर आए तो वो सबसे ज़्यादा देते हैं। अगर देने पर आए तो सबसे ज़्यादा देंगे, लेने पर आए तो फिर सबसे ज़्यादा। वहीं राहु अगर देने पर आए तो आपको एकदम सड़क से उठाकर स्टार बना देगा, बहुत कुछ दे देगा, सडन गेन होगा। बट अगर लेने पे आए तो रोड पे ला के खड़ा कर देगा। ओके, एक्सट्रीम पोवर्टी, एक्सट्रीम गरीबी तक ला सकता है राहु। अगर राहु खराब है
तो अगर वो धनी बना सकता है, एक्सट्रीमली मतलब सडन गेन करवा सकता है, तो सडन लॉसेस भी करवा सकता है। और ऐसा ऐसा सपोजिट ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि सपोजिट आप दोस्तों ना बहुत पैसे कमा रहे थे, बहुत अमीर थे, सडनली सब कुछ ख़त्म। अब सोचिए कि आप अब अमीरी की लाइफ जी चुके हैं और सडनली अगर आप गरीब हो जाएं तो कैसा लगेगा। तो राहु ऐसे रहस्यमय ढंग से परेशान करता है, और इसी रहस्यमय ढंग से परेशान करने की वजह से दोस्तों राहु के समय में अगर राहु की दशा चल रही है किसी की तो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। अब आते हैं जुपिटर। तो जुपिटर की बात करें तो 16 साल की दशा होती है। राहु राहु के बाद जुपिटर आता है, मतलब कि राहु जितना परेशान करेगा, अब जुपिटर ब्लेसिंग देगा। अगर राहु की दशा में अगर गलत रास्ते पर नहीं गए, राहु एडिक्शन भी है, व्यसन का कारक होता है। अगर आपने सही ढंग से राहु की दशा पार कर ली तो जुपिटर की दशा मतलब ब्लेसिंग, दिव्य आशीर्वाद। जुपिटर ब्लेसिंग का कारक है। तो राहु के बाद जुपिटर आता है जो कि ब्लेसिंग देता है। अब आप अगर जितने परेशान होंगे आपको हाथ पकड़ के उठाएगा, खड़ा करेगा और फिर से बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। वहीं अगर राहु की दशा में आप राहु बहुत कुछ आपको दिया, सडन गेन दिया, सब कुछ दिया, तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, राहु के दशा में लोग ना गलत ढंग से पैसे कमाते हैं, गलत काम करके चीज़ें करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ किए तो जुपिटर दंड देगा। तो कई बार क्या होता है कि राहु अगर जिसकी अच्छी जाती है उसका जुपिटर अच्छा नहीं जाता, और किसी का राहु की दशा बुरी जाती है तो जुपिटर का दशा अच्छा जाता है। क्यों? क्योंकि बुरा चीज़ अगर आप भोग चुके होते हैं तो जुपिटर मीन्स भगवान विष्णु का आशीर्वाद है आपके ऊपर, उसका ब्लेसिंग मिलेगा। वहीं अगर गलत कर्म किए हैं तो जुपिटर दंड देगा। ओके, जुपिटर भी टीचर है ना, जुपिटर भी दंड देता है, बट ये थोड़ा सौम्य में टीचर है। जुपिटर का दंड एक्सट्रीम में नहीं होता है, इतना कि हाँ आपको पता भी नहीं चलेगा, झेल भी ले रहे हैं वैसा। जुपिटर के बाद आता है शनि। जुपिटर क्योंकि सौम्य है, गुरु है, गुरु थोड़ा पीट भी सकता है, पीट देख सकता है, मतलब सिंबॉलिक है, कहने का मतलब है कि सिंबॉलिक है। बट आपको ये समझना जरूरी है कि जुपिटर के समय में अगर मान लीजिए कष्ट हुआ, ओके, और जुपिटर के समय में अच्छा कर्म किए तो सैटर्न आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर सैटर्न बुरा हो जाएगा। जुपिटर में भी क्योंकि ब्लेसिंग मिल रहा है ना, लक साथ दे रहा है, तो कई बार चीज़ें लक साथ देने की वजह से कुछ गलत कर्म करने लग जाते हैं, जुपिटर का ब्लेसिंग का गलत फायदा उठाते हैं, तो शनि आता है, शनि फिर दंड देने आता है। और शनि की 19 साल तक दशा होती है। 19 साल की जुपिटर के बाद शनि की दशा आ रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जुपिटर के बाद शनि का दशा आने का मतलब है कि अगर जुपिटर के दशा में अगर आप दुरुपयोग किए अपने ब्लेसिंग का, लक का, तो सैटर्न आएगा, शनि बोलेगा नो लक, लक को नहीं मानता, कर्मों का सिद्धांत काम करेगा, जितना करोगे उतना पाओगे। जुपिटर के दशा में लक साथ दे रहा था, कम करके भी सक्सेसफुल हो जा रहे थे, सक्सेस प्राप्त कर रहे थे अपने लाइफ में, क्योंकि जुपिटर तो ब्लेसिंग का कारक होता है, लक का कारक होता है, लक साथ देता है, बिना कुछ किए, कम किए, एकदम आराम पूर्वक लाइफ कटती है, क्योंकि सौम्य में है ना जुपिटर। शनि की दशा में शनि की दशा आएगी तो बोलेगा कर्म करो, जितना करोगे उतना पाओगे, बात खत्म। कोई लक, कोई चमत्कार कुछ नहीं होता है, टेक्नोलॉजी है सब कुछ, तो जितना करोगे उतना पाओगे, लक वक चमत्कार वगैरह जैसी चीज़ें नहीं पाई जाती। तो सैटर्न का ये मानना है। तो सैटर्न तो दंड भी दे सकता है और कर्मों का सिद्धांत काम करेगा, यहाँ पे लक नहीं कर्म। तो जुपिटर की दशा में जितना लक आपने लक के वजह से आगे बढ़े, वहीं सैटर्न की दशा में कर्म करेंगे, और 19 साल तक रहेगा। ठीक है, सैटर्न हो गया 19 साल तक। उसके बाद आता है मरकरी, जो कि 17 साल तक होती है। फिर वैसे चलता है, मरकरी के बाद केतु आता है, केतु की 7 साल तक होती है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, वहीं वीनस अटैच करता है केतु में। अच्छा, एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द जो ब्रेकअप और जो अलगाव, सेपरेशन का जो केसेस आते हैं, या वैसी कुंडली आती है, वैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी केतु की दशा चल रही होती है। तो जब केतु की दशा चल रही है होती है तो कई बार ब्रेकअप्स हो गया, सेपरेशन हो गया,
या अलगाव की भावना, ऐसा कुछ आता है। तो ये सब चीज़ें आना बहुत ही आम बात है केतु की दशा में, ये आती ही आती हैं। केतु की दशा आएगा तो रिलेशन में दरार पड़ जाती है, ब्रेकअप तक हो जाता है। अब केतु की दशा मतलब ऐसे तो महादशा 7 ईयर्स की होती है, बट अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सुख ये सब चीज़ें आती रहती है ना, तो उसमें भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो केतु के बाद दोस्तों वीनस आता है। जितना आप डिटैच हुए हैं, अब वीनस उसको सही करेगा। रिलेशन में ब्रेकअप हुए हैं, प्रॉब्लम काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, तो डिटैच रहे हैं, दुनिया से डिटैच रहना, अलग रहना, वीनस क्या करेगा, अब अटैच करेगा, मोह माया में बांधेगा। वीनस बंधन है, मोह माया का कारक है। केतु के बाद वीनस आता है, इसका मतलब क्या है कि मोह माया से अलग, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर करने वाला प्लैनेट है केतु। वहीं वीनस मोह माया, लव, लग्जरी, भोग विलास, उससे अटैच करने वाला प्लैनेट है। तो केतु डिटैच कर रहा है, वहीं वीनस अटैच करेगा, लगाव करेगा। स्पेशली रिश्तों की बात करें तो ब्रांडेड चीज़ों का शौक होगा। केतु की दशा में नहीं, हम फकीर हैं। केतु की दशा में ऐसा लगेगा कि आप फकीर हैं, फकीरी वाली ज़िंदगी, सन्यासियों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं जिएगा तो केतु जियाएगा वैसे। अगर आप नास्तिक है, सपोज मरकरी के बाद केतु आता है, मरकरी की दशा में लॉजिक लगाते हैं, तो क्योंकि मरकरी की दशा में हर एक चीज़ पर क्वेश्चन करते हैं, डिबेट करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तो अगर आप नास्तिक भी है ना, तो केतु की दशा जैसी ही आएगी तो केतु जो है मंदिर के चौखट पर लाकर खड़ा कर देगा आपको। तो ये है दोस्तों केतु। और केतु के बाद वीनस आता है कि जो जो चीज़ें आपने यू नो डिटैचमेंट और ये सब चीज़ें हुई, तो और कई बार क्या होता है यंग एज में अगर आ जाती है तो केतु सबसे खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यंग एज में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है ना कि मोह माया से दूर रहेगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद वीनस, बट केतु ऐसा कुछ सिखा के जाता है जो आने वाले समय में ना मुक्ति का कारण बन सकता है, अगर उस चीज़ को याद करेंगे तो दोस्तों केतु जो है डंक मारता है, वैसा कुछ करता है जिससे आप हमेशा के लिए याद करें, क्योंकि केतु भी अग्नि तत्व है। केतु की जो पेन है ना, पीड़ा जो देता है लाइफ में, वो लंबे समय तक उसका इम्पैक्ट देखने को। ओके, तो सपोज ए मेजर हार्ट ब्रेक अगर हुआ आपका, तो हमेशा याद रखेंगे उसको कि लव कुछ नहीं होता है, हमें अलग रहना है, डिटैच रहना है। वीनस अटैच करेगा। तो इस क्रम से दोस्तों हमारे महादशा आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। और हम ऐसे तो एक एक दशा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि केतु की दशा में अक्सर क्या क्या हो सकता है, और वीनस की दशा, सन, मून, मार्स, सभी ग्रहों की जो महादशा होती है और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उसके बारे में आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए दोस्तों ये ज़रूरी है। ओके, तो आप भी बताइए कमेंट में कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। थैंक यू फॉर वाचिंग।